रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट परजीन मेहताब और इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म के साथ आज एक दफा फिर मैं हाजिर हूं। और आज का जो टॉपिक है वो एक वर्ल्ड वाइड और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो इस तरह से कि आज हम बात करेंगे स्कॉलरशिप्स के ऊपर, क्योंकि हमारे मुल्क में भी एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है और हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो बाहर जाकर पढ़ें, अब्रॉड में पढ़ें और स्कॉलरशिप पे पढ़ें, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत इस चीज को लेकर उन्होंने बहुत सारे उनके ऊपर काम किया हुआ है। और आज आज के हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर मोहम्मद शाहिद। ही इज एन डेटा साइंटिस्ट and he have done his bachelor's in electrical engineering from UET, and then he moved to abroad in Sweden to complete his education like masters and PhD. So welcome sir, thank you so much हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो सर, जैसे हम लोग आज इस टॉपिक के ऊपर आए हैं कि हम गाइडलाइंस और जो है लोगों को प्रेफरेंसेस और कुछ चीजें बताएंगे रिगार्डिंग स्कॉलरशिप्स और एडमिशंस इन अब्रॉड। तो इसके ऊपर मैं आपसे थोड़ा सा कुछ जानना चाहूंगी कि आपने किस तरह से इसके ऊपर जो है वो काम शुरू किया और आपको कैसे लगा कि जरूरत है हमारे सोसाइटी को इस सब काम की। पाकिस्तान में माशाल्लाह से ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा है, उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि अपॉर्चुनिटी की तलाश में बाहर जाना चाहते हैं। तो जब वो बाहर जाना चाहते हैं तो उनको गाइडेंस के लिए अगेन इनफ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। एक तो हमारा वो ट्रेडिशनल सिस्टम है एजेंट बेस्ड, के लोग एजेंट के पास जाएं और उससे गाइडेंस लें, उससे सपोर्ट लें। लेकिन अगेन उस सिस्टम में कुछ मसाइल हैं, और एक ये इशू भी है कि कुछ लोग उनकी फ़ी पे नहीं कर पाते। और अगली बात ये है कि अब इंटरनेट का दौर है, डिजिटल वर्ल्ड इस टाइम है दुनिया भर में। तो तकरीबन हर चीज़ इंटरनेट पे मौजूद है। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है बाहर जाने के लिए, वो यूनिवर्सिटीज़ ने या बाहर की गवर्नमेंट्स ने इंटरनेट पे प्रोवाइड की होती है अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। मेरे ख्याल से ये इनफ होता है कि आप किसी को डायरेक्शन दे दें कि बेसिक इंफॉर्मेशन ये और ये है, और अगर मज़ीद डिटेल चाहिए तो फ़लाँ वेबसाइट के ऊपर फ़लाँ लिंक के ऊपर जाके खुद से पढ़ लें। और अगर मैं एग्जांपल दूँ कुछ कंट्रीज़ की लाइक स्वीडन, तो ये लोग भी यही इनकरेज करते हैं कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट आएँ वो खुद से अप्लाई करके आएँ। वो एजेंट सिस्टम को डिस्करेज करते हैं। और शायद उनका ये एक तरीके से असेस करने का क्राइटेरिया है कि अगर एक इंसान खुद से अप्लाई नहीं कर सकता अपनी डिग्री के लिए, तो वो इधर आके सर्वाइव कैसे करेगा। डेफिनेटली। तो हाँ जी, तो इन सारी बातों के मद्देनज़र रखते हुए हमने ये काम शुरू किया था। तकरीबन 10 साल पहले हमने फेसबुक पे एक हमारा ग्रुप है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, उधर हम लोगों को गाइडेंस देते थे। उसके बाद पिछले साल से हमने वीडियो कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया है, जिसमें हम जो इन्फॉर्मेशन है और गाइडेंस है, कुछ खुद प्रोवाइड करते हैं, कुछ हम अपने एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के मुतल्लिक़ आके हमें मालूमात बताते हैं। तो वो हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल होती है, तो लोग उससे फ़ायदा ले रहे हैं। डेफिनेटली, तो हम लोग जो है इनका लिंक और गाइडलाइंस की जो भी चीजें हैं वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग वहां पर जाकर सर्च आउट कर सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं डिफरेंट कंटेंट्स के साथ, कि आप किस तरह से एडमिशन्स भी ले सकते हो और स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज आती है। स्कॉलरशिप कोई छोटा प्रोसेस तो है नहीं। तो सर, सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी कि स्कॉलरशिप क्या है। थोड़ा सा बताएं ताकि हमारे लोगों को अंदाजा हो। जैसे स्क्रीन पर एक कमेंट शो हो रहा है कि एक बच्चे को यहाँ पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिली, बट वो उसको नहीं मिल पाई। उसने फॉर्म सबमिट किया और ड्यू टू सम रीजंस नहीं मिल पाई। तो अब वो अब्रॉड में स्टडी करना चाहता है या कुछ भी। तो स्कॉलरशिप एक्चुअली क्या है, बहुत important है कि हमारे लोगों को इतना नहीं मालूम होता कि scholarship, क्या है और क्या बेसिस होते हैं। तो प्लीज हमें थोड़ा सा बताएं इसके बारे अच्छा, स्कॉलरशिप क्या है? स्कॉलरशिप बेसिकली एक फाइनेंशियल सपोर्ट है जो कि आपको किसी अदारे या यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल सकती है कि आप वहाँ पर जाके पढ़ सकें। स्कॉलरशिप आपको पाकिस्तान के अंदर भी मिल जाता है। उसमें एक तो ये हो सकता है कि लेट्स से आपकी
आपकी किसी क्लास के अंदर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही हो और आप पाकिस्तान में फर्दर एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं कि वो स्कॉलरशिप देती हैं सिर्फ उनके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, हालांकि आपको वो अगर चाहिए भी नहीं हो। दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि जैसे कि HEC आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, तो अगेन उसका जो स्कॉलरशिप है वो पाकिस्तान के अंदर भी अवेलेबल होता है कि अगर आपने वहीं पे MSc या MPhil या PhD करनी है या फिर बाहर के मुल्कों से जाके करनी है। और फिर जो तीसरी टाइप हो सकती है वो ये कि अगर जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, तो अब उसका एक डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट सूरत हालात, डिफरेंट डिटेल्स हैं। अगर अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बता दूं, तो लेट्स से अगर हम स्वीडन की एग्जांपल ले लें, एग्जैक्ट। तो यहाँ पर दो अदारे हैं, दो दो किस्म के स्कॉलरशिप्स हैं। एक तो ये है कि जो यूनिवर्सिटी देती है, और दूसरी एक अदारा है स्वीडिश इंस्टीट्यूट, वो देता है। तो यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप देती है वो तो बेसिकली आपकी जो ट्यूशन फी होती है वो वेव ऑफ होती है, अलहदा से आपको टेक होम कोई कैश नहीं मिलता। लेकिन ये खैर वो यूनिवर्सिटी फ़ी ही इतनी ज़्यादा है कि अगर आपको वही वेव अप हो जाए तो वो बहुत बड़ी सपोर्ट है। और दूसरा ही टाइप का जो स्कॉलरशिप है जो मैंने आपको बताया कि स्वीडिश इंस्टीट्यूट, उसको शॉर्ट फॉर्म में SIB हम कहते हैं। तो वो वाला स्कॉलरशिप ये है, उसमें भी आपकी ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ हो जाती है, जो यूनिवर्सिटी की होती है, और इसके अलावा आपको पर मंथ 10,000 स्वीडिश क्राउन मिलते हैं, और एक दफ़ा की ट्रैवल ग्रांट है 15,000 स्वीडिश क्राउन, वो मिलते हैं। इसके अलावा SI के जो इवेंट्स और एक्टिविटीज़ वो ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें भी अपने स्कॉलरशिप होल्डर्स को वो इनवाइट करते हैं ताकि उनको ग्रूम कर सकें, उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स पैदा कर सकें। बाय द वे, अगर स्वीडिश क्राउन को अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तानी रुपए के अगेंस्ट, तो आजकल मेरे ख्याल से तकरीबन 20 रुपए का एक क्राउन है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितनी अमाउंट बनती है। जी सर, बिल्कुल। अब अगली बात आती है कि स्कॉलरशिप मिलना या ना मिलना। ऑफ कोर्स उनके कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में स्कॉलरशिप है चाहे पाकिस्तान से बाहर है। तो जो भी अदारा आपको स्कॉलरशिप दे रहा है, उन्होंने अपनी कुछ कंडीशंस रखी होती हैं कि अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करेंगे तो आपको वो स्कॉलरशिप मिलेगा। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो नॉर्मली होते हैं वो इस बेस पे दिए जाते हैं कि आपके अगर ग्रेड्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आपके एक्सेप्शनली ग्रेट अचीवमेंट अगर है एकेडमिकली, तो वो इसलिए आपको दिए जाते हैं। जो SI का स्कॉलरशिप जिसकी मैंने आपको पहले बताया है, वो उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके ग्रेड्स का बहुत ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ और है। अब वो क्राइटेरिया ये है कि आप, एक तो ये है कि आपकी एजुकेशन उनके जो डेजिग्नेटेड एरियाज उनके अंदर होने चाहिए। डेजिग्नेटेड एरियाज कौन से हैं? तो यूनाइटेड नेशंस के SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030, उन्होंने वो उसके लिए एक एरियाज डिफाइन किए हुए हैं। तो उसके लिए भी अगेन अगर आप इसकी डिटेल में जाना चाहें तो हमारे वो लिंक के ऊपर ये इसकी डिटेल मौजूद है कि इसके एरिया के अंदर कौन कौन से फील्ड्स आती हैं एजुकेशन की। तो अगर आपकी एजुकेशन उन एरियाज के अंदर लाई करती है, तो वो पहला स्टेप तो आपने अबूर कर लिया कि आप उसके लिए क्वालिफाई हो गए। उसके बाद फर्दर जो असेसमेंट होती है आपकी एप्लीकेशन की, वो इस बेस पे होती है कि आप जिस एजुकेशन के लिए इधर आ रहे हैं, उससे पहले जो आपने एजुकेशन ली है, उसके बाद आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो वो स्कॉलरशिप आपको तभी मिलता है जब आपका कुछ जॉब या वर्क एक्सपीरियंस हो। और उस जॉब और वर्क एक्सपीरियंस में ख़ास तौर पर जिस चीज़ पे वो स्ट्रेस देते हैं वो ये कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, और आपके अंदर दूसरों के साथ मिलकर काम करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, जैसे कि आपको एक गुड टीम प्लेयर होना चाहिए। तो अब ये चीज़ वो ऑफ कोर्स असेस कर लेते हैं कि आपने किस किस्म की जॉब की है, आपके पास किस किस्म का रोल था, और आप उसके मतलब जब डिटेल बताते हैं तो आपने उनको हाईलाइट करना होता है कि ये दोनों चीज़ें आपके अंदर हैं। तो और इसका जो जॉब ड्यूरेशन उनको रिक्वायर्ड होता है वो है 2000 आवर्स। तो 2000 घंटे का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं।
ठीक है सर, ये तो हम लोगों ने इसकी स्कॉलरशिप की टाइप्स और उसके बारे में जान लिया कि स्कॉलरशिप क्या है। तो सर सबसे इजी और अच्छा और आसान जो हम कह सकते हैं स्कॉलरशिप ढूंढने का कौन सा तरीका है? अगर हमारे जैसे पाकिस्तान में अगर लोग बैठे हुए हैं और वो बाहर अब्रॉड में अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा प्रोसीजर या कौन सी ऐसी चीज हो सकती है एजेंट के अलावा कि हम खुद से घर बैठे ही स्कॉलरशिप को फाइंड आउट कर सकें? देखें, गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो स्टार्ट तो आपको खुद से गूगल से ही लेना चाहिए। आप जिस सबसे पहले तो देखिए, बेहतर होता है कि आप इस चीज़ को थोड़ा प्लान आउट कर लें। जितना इसको आप स्पेसिफिक कर लेंगे उतना सर्च करना इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करें कि आपने किस फील्ड के अंदर एजुकेशन लेनी है। फिर उसके बाद आप सोचें कि आपने किस किस कंट्री के अंदर जाना है, वो एक लिस्ट बना लें। फिर उसके बाद उस कंट्री के अंदर जो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी लिस्ट बना लें। इवेंचुअली आपके पास एग्जैक्ट पता होगा कि मेरे पास ये 5 कंट्रीज़ के अंदर ये 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें ये प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें जाके मैं पढ़ना चाहूँगा, ये पढ़ना चाहूँगी। उसके बाद आप अगेन उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट के ऊपर जाएँ और जिन प्रोग्राम्स में जाके आप पढ़ना चाहते हैं उसकी डिटेल पढ़ें। जैसे कि मैंने आपको शुरू में अर्ज़ किया था कि आजकल तकरीबन हर यूनिवर्सिटी ने बड़ी डिटेल के साथ बताया होता है अपनी वेबसाइट के ऊपर कि वो जो प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं, उसकी प्रीरिक्विज़िट क्या है और उस प्रोग्राम में क्या ऑफ़र हो रहा है। इवन उसके अंदर जो कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं, उनकी कोर्स की डिटेल्स भी वो बताते हैं। तो प्रीरिक्विज़िट और इस तरह की बाकी इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया होता है कि इसकी ट्यूशन फ़ी मिसाल के तौर पर कितनी है। और साथ ही नॉर्मली वो ये भी मेंशन कर देते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए आपको स्कॉलरशिप कहाँ-कहाँ से मिल सकता है। तो आपको स्टार्ट तो वहीं से करना चाहिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, जिस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, उसके मतलब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे जाके तसल्ली से पढ़ें और उधर से सर्च करें कि उन्होंने कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है स्कॉलरशिप से मुतल्लिक। ये एक जनरल आप यूँ कह लें कि रूल है जो हर जगह अप्लाई होगा। अच्छा, फ़र्ज़ करें उधर आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और एज़ ए सेकंड स्टेप आप चाहते हैं कि मज़ीद सर्च करें, तो अगेन आप गूगल कर लें कि फ़लाँ कंट्री के अंदर कौन-कौन से स्कॉलरशिप ऑफ़र होते हैं। तो या तो उनकी यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप दे रही होंगी या कोई अदारा स्कॉलरशिप दे रहा होगा, तो जब आप गूगल करेंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। ठीक है सर, और ये तो जी जी। और फिर तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि अगर आप एचईसी से चेक कर लें कि एचईसी भी तो स्कॉलरशिप दे रही होती है कुछ कंट्रीज़ के लिए और कुछ प्रोग्राम्स के लिए। तो हो सकता है जिस प्रोग्राम के लिए आप पढ़ना चाहते हैं एचईसी उसके लिए आपको स्कॉलरशिप दे दे। तो तीसरा ये हो सकता है। और चौथा ये हो सकता है कि जिस तरह के आपने मेंशन किया कि हमारी एक वेबसाइट है और हमारा एक यूट्यूब का चैनल है, उसके ऊपर हमने बहुत सारी कंट्रीज़ के मुतालिक इन्फॉर्मेशन जो है ना गैदर करके रखी हुई है। तो इस किस्म की वेबसाइट पे जाएँ, इस किस्म के चैनल्स पे जाएँ और उधर से जाके देखें कि लोग क्या बता रहे हैं। तो सिर्फ़ हम ये नहीं काम कर रहे, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, फ़ेसबुक पे ग्रुप बने हुए हैं या यूट्यूब पे चैनल्स बने हुए हैं, तकरीबन हर कंट्री के मुतालिक। तो आपको किसी के पास एजेंट के पास जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन जिस तरह की मैंने आपको कहा कि गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, जब आप गूगल करेंगे तो इस तरह के चैनल्स भी सामने आ जाएँगे, जो मेरे जैसे और भी बहुत सारे पाकिस्तानियों ने बनाए हुए हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिए। ठीक है सर, तो अभी हम लोगों ने जिस तरह से सर्च आउट कर लिया और हमें मिल गया, तो सर यहाँ पे हम लोगों के पास डिफरेंट एजेंसीज आती हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में भी अगर हम देखते हैं या अगर हम स्वीडन का ही ले लेते हैं, तो फेडरल एजेंसीज होती हैं। तो वो किस तरह से ऑफर कर रही होती हैं और उनके क्या पैक्स होते हैं और किस तरह से पैकेजेस होते हैं, वो हमें थोड़ा सा आप गाइड करें प्लीज। पाकिस्तान में जो फेडरल एजेंसी है वो एचईसी है। तो वो स्कॉलरशिप जब भी ऑफ़र करती है उसको वो न्यूज़पेपर में और उनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर वो अनाउंस करते हैं। तो उनका एक पूरा प्रोग्राम होता है जिसमें वो उन्होंने एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ बताए होते हैं और लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स बताए होते हैं जिसके अंदर वो स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे होते हैं। एचईसी का स्कॉलरशिप नॉर्मली बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता। वो आप यूँ कह लें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हैंड टू माउथ लिविंग आपके एक्सपेंस पूरा करने के लिए होता है। और अगेन आपको उसमें ये है कि आपने ऑलरेडी एडमिशन्स खुद लेना होता है।
ऑफ कोर्स आप अगर आपने स्कॉलरशिप लेना है तो किसी एजुकेशन के लिए लेना है, तो एजुकेशन लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं एडमिशन चाहिए। तो एडमिशन लेने में अच्छी सी हेल्प नहीं करती, वो अपने खुद लेना होता है। तो जब आपने एडमिशन ले लिया, वो डॉक्यूमेंट्स या बाकी जो उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपने एचईसी को देने होते हैं, तो वो आपको स्कॉलरशिप अगेन फिर आपको मेरिट के ऊपर पूरा उतरना होता है, उनके जो टेस्ट होते हैं। तो ये तो पाकिस्तान की बात हो गई। और इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी डिफरेंट एजेंसीज हैं, जिस तरह के स्वीडन की मैंने आपको एग्जांपल दे दी, एसआई। इस तरीके से जर्मनी की बड़ी मशहूर है वो एजेंसी, उसका नाम है DAAD डाट। और इस तरीके से और कंट्रीज़ की भी हो सकती हैं। तो आप या तो हमारे चैनल पे आ जाएं, उधर हमने हर कंट्री के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, या आप खुद से गूगल कर लें कि फ़लाँ कंट्री के अंदर कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो कि स्कॉलरशिप दे रही हैं। तो इस तरीके से आपको उनका पता चल जाएगा। अब आपने अमाउंट का पूछा था, तो मैंने आपको मेंशन किया है कि एचईसी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं देती, लेकिन अगर आपको बाहर की किसी एजेंसी से स्कॉलरशिप मिलता है, यूरोपीय यूनियन के भी बाय द वे काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं, उनमें से एक का नाम है इरास्मंडस। तो उनमें आपको अमाउंट जो है ना अच्छी खासी मिल जाती है कि आपके लिविंग एक्सपेंस पूरे होने के बाद भी आपके पास सेविंग्स आ जाती है। लेकिन अगेन फिर उसके लिए कंपटीशन भी और ज़्यादा सख्त होता है। तो अब आपका अगला सवाल ये होना चाहिए कि उस कंपटीशन से कैसे सक्सेसफुल होना है। डेफिनेटली सर, ये क्वेश्चन भी है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या ये इतना वैल्यूएबल होता है कि अगर हम, जैसे पाकिस्तान में तो जैसे आपने कहा कि सिर्फ हैंड टू माउथ होता है, तो क्या वो वाली जो एजेंसीज होती हैं या जो बाहर की एजेंसीज हैं वो इसको इतना ज्यादा टफ कर देती हैं कि बच्चों के लिए वाकई ये थोड़ा सा हो जाता है डिफिकल्ट? टफ वो ऐसे जानबूझ के तो नहीं करते, वो उनका तो मेरिट होता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वो दुनिया भर के लोगों के लिए होती है, वो सिर्फ पाकिस्तानी के लिए नहीं होती। तो ऑफ कोर्स उन्होंने कोई ना कोई फिल्टर तो रखना होता है कि वो स्कॉलरशिप उन्हीं लोगों को दें जो वाकई ही क्वालिफाई करते हैं। हर एक को तो वो दे नहीं सकते, अगेन लिमिटेड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो लेकिन एट द सेम टाइम स्कॉलरशिप लेने वाले भी हमारे जैसे इंसान ही होते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी हर साल स्कॉलरशिप देते हैं, तो सबको ट्राई करनी चाहिए, इतना कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। अ, उसके फंडामेंटल्स तो यही होते हैं कि आप जिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर बड़ी डिटेल के साथ बताया होता है कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आपने स्कॉलरशिप अप्लाई करना है। तो नॉर्मली हम देखते क्या है कि हम वो डॉक्यूमेंट या तो पूरे नहीं देते सही तरीके से, और या जब हम वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं तो वो जेन्युइन नहीं होते। अक्सर जो बात सुनने में आई है कि अक्सर स्कॉलरशिप्स के लिए एक मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, एक कवर लेटर होना चाहिए। इस किस्म का एक लेटर होता है जिसमें आप बेसिकली अपने आप को सेल करते हैं। आप बताते हैं कि अभी तक ज़िंदगी में मैंने ये कुछ किया है, ये मैंने एजुकेशन ली है, और मैं इस एजुकेशन के लिए जा रहा हूँ। और फिर आपने उनको अच्छे आर्गूमेंट देने होते हैं कि वो आपको स्कॉलरशिप क्यों दें। सर, इस स्टेप की तरफ जब जा रहे थे तो मेरे माइंड में यही एक क्वेश्चन क्लिक किया था कि डॉक्यूमेंट्स ऐसे कौन कौन से होते हैं, ताकि हमारी ऑडियंस को भी अंदाजा हो जाए कि ये डॉक्यूमेंट्स है और इसको ये इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। डेफिनेटली डिटेल तो नहीं हम यहाँ पे बता सकते। डिटेल्स के लिए आपको जो लिंक दिया जाएगा उसके ऊपर आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर सर ने पूरा एक प्रोसीजर और पूरा कंटेंट के साथ हर चीज को बताया हुआ है, एलेबोरेट भी किया हुआ है। तो सर हमें सिर्फ जनरली बता दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आप यूँ कह लें कि ये थोड़ा जनरल सवाल है कि हर स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के लिए अगेन जो जिस एजेंसी से वो स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है, जिस अदारे से मिल रहा है, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं। लेकिन अगर आप जनरल सेंस में बात करें तो ऑफ कोर्स जो सबसे पहले आपकी इससे पहले जो एकेडमिक डिग्रीज होती हैं वो चाहिए होती हैं, जो ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। इसके अलावा एक अच्छी सीवी होनी चाहिए। बाय द वे पाकिस्तान में तो ये भी है कि पाक आपकी डिग्री जो है वो एचईसी से अटेस्टेड होनी चाहिए। आपके जो डिप्लोमास हैं या ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो सारे के सारे अटेस्टेड होने चाहिए। तो ये एक फॉरेन जनरल सी अफेयर्स की भी। रिक्वायरमेंट्स। और इसके अलावा आपके पास एक सीवी होनी चाहिए, जो कि आपको डिस्क्राइब करे कि आप क्या हैं प्रोफेशनली और एकेडमिकली।
और साथ ही नॉर्मली एक ये जिस तरह कि मैंने आपको पहले मेंशन किया है, एक कवर लेटर चाहिए होता है, तो जिसमें आपने बेसिकली अगेन ये एक्सप्लेन करना होता है विद गुड आर्गूमेंट्स कि आप उस स्कॉलरशिप के लिए क्यों क्वालिफाई कर रहे हैं। तो वो जो लेटर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो होता है। उसका नॉर्मली मैं ये कहता हूँ कि आपके जो ग्रेड्स हैं, आपकी जो डिग्री है, वो तो आपने ले ली, लेकिन जब आप अप्लाई कर रही हैं एडमिशन के लिए या स्कॉलरशिप के लिए, उस टाइम कौन कौन सी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। माजी में जो आपने अचीव कर लिया वो तो चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं उनके ऊपर अपना पूरा फोकस करें कि वो बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर लें आप। उसमें एक तो ये है कि आपकी वो इंग्लिश की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपने इंग्लिश में जाके पढ़ना है। तो अगर आपका वो एक पेज के कवर लेटर के अंदर इंग्लिश की गलतियाँ आ जाएंगी, तो वो फिर सोचेंगे कि ये तो एक पेज सही तरीके से नहीं लिख सकता। और दूसरी बात ये है कि वो कॉपीड नहीं होना चाहिए। इंटरनेट के ऊपर बेशुमार टेम्पलेट्स मिलते हैं कवर लेटर के और मोटिवेशन लेटर के। अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए रिसर्च प्रपोजल होता है, तो उसके भी टेम्पलेट्स मिलते हैं, एग्जांपल्स मिलती हैं। अगर आप उनको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे तो वो भी आपके अगेंस्ट चले जाएगा, क्योंकि जिन लोगों को आप वो चीज़ भेज रहे हैं उनका तो ये प्रोफेशन है, वो तो ये चीज़ें असेस करते हैं एज ए जॉब। तो अगर उनको आइडिया होगा कि ये चीज़ कॉपीड है तो वो अगेंस्ट आपके चला जाएगा। बेस्ट यही होता है कि आप खुद से वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स आप दूसरों से गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन वो वर्डिंग आपकी होनी चाहिए और जेन्युइनली आपको वो डिस्क्राइब कर रहा हो, और उसकी आप इंग्लिश चेकिंग भी करवा लें किसी इंग्लिश एक्सपर्ट से। तो बजाय इसके कि आप कॉपी करें या किसी से लिखवाएं, खुद लिखना शुरू करें, उस पर खुद मेहनत करें और दूसरों से हेल्प लेके उसको इम्प्रूव कर लें। इसके अलावा जो चीज़ नॉर्मली चाहिए होती है वो होती है रेफरेंस लेटर्स, कि आपके अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयर के रेफरेंस लेटर्स, और या फिर अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं तो आपके प्रोफेसर्स के रेफरेंस लेटर्स, 2 या 3 नॉर्मली चाहिए होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो डिफ़र कर सकती है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये डिमांड करती हैं कि वो जो रेफरेंस लेटर है वो सील्ड फॉर्म में हमें मिले। तो वो चाहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी या आपका एम्प्लॉयर डायरेक्ट उनको भेजे, कि रेफरेंस लेटर आपने देखा ही ना हो। और दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि वो आप कहने कि आप डॉक्यूमेंट्स के साथ सप्लाई कर दें। तो अगेन रेफरेंस लेटर लिखने में भी इशू हो सकता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है या आपका जो टीचर है या प्रोफेसर है जो आपको रेफरेंस लेटर लिख के दे रहा है, तो अगर उसने सेम किस्म का लेटर दूसरों को भी लिख के दिया है, तो अगर वो जो बंदा असेस कर रहा है उसकी नज़र से उस किस्म का लेटर पहले से गुजर चुका है, तो फिर उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रेफरेंस लेटर जेन्युइन नहीं है, तो वो भी आपके अगेंस्ट चला जाएगा। तो आपको मैक्सिमम एफर्ट करनी ये चाहिए कि आप जब डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं तो हर चीज़ जेन्युइन हो और वो आपके लिए हो, या तो आपने लिखी गई, आपने खुद से लिखी हो, या वो आपके लिए लिखी गई हो जैसे कि रेफरेंस लेटर। तो उसमें फिर थोड़ा सा ये हो जाता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर या प्रोफेसर उसके पास टाइम कम है, तो आपने किसी तरीके से आप उसको मोटिवेट करना है कि वो आपके लिए टाइम निकाल ले, वो आपके लिए वो लेटर लिखे, ना कि वो दूसरों के लिए लिखा हुआ ही आपके लिए कॉपी कर दे। ठीक है सर। सर यहाँ पे मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया था, जैसे आपने रिसर्च प्रपोजल की बात की, तो क्या रिसर्च प्रपोजल सिर्फ पीएचडी के लिए चाहिए होता है या मास्टर्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है? मास्टर्स के लिए मैंने कभी सुना नहीं है रिसर्च प्रपोजल एज सच। मास्टर में आपने जब रिसर्च करनी होती है वो स्टेज आती है जब आपने थीसिस करना है, मास्टर थीसिस, वो प्रोग्राम के तकरीबन एंड पे आता है, तो वो उस टाइम चाहिए होता है। लेकिन पीएचडी का तो आगाज़ ही रिसर्च से आपने करना होता है, इसलिए वो आगाज़ में रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं। हमेशा नहीं मांगा जाता रिसर्च प्रपोजल पीएचडी के लिए भी। उसकी वजह ये है कि बाज़ का अगर लेट्स से अनाउंस्ड पोजीशन है तो वो ऑलरेडी उन्होंने बताया होता है कि हम इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और हमें इस काम के लिए बंदा चाहिए। तो उस टाइम आपको खुद से कोई रिसर्च प्रपोजल लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जो उन्होंने जो आपकी पीएचडी की रिसर्च डिस्क्रिप्शन होती है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप उधर से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि आप उस काम को किस किस तरीके से करेंगे।
फिर आप उसको कनेक्ट करें आपके प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस के साथ। पीएचडी के संबंध में मैं एक बात बताता चलूँ कि नॉर्मली जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से बाहर, तो एक चीज़ जो आपको लाजमी कंसिडर करनी चाहिए कि आपके पास ऑलरेडी कुछ पब्लिश्ड आर्टिकल या पेपर होना चाहिए, तो वो आपकी सपोर्ट में चला जाएगा। उससे जो है ना, आप एक तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि आपको रिसर्च करने का पहले से एक्सपीरियंस है। और उसके लिए एक जो नॉर्मल टिप जो मैं लोगों को देता हूँ कि जब आपने मास्टर्स किया हुआ है तो उसमें आपने थीसिस किया होगा। अगर आपने थीसिस अच्छे तरीके से किया है तो कोशिश करें कि थीसिस रिपोर्ट लिखने के साथ साथ थीसिस की बेस के ऊपर एक पेपर भी लिखें और वो किसी तरीके से उसको किसी कॉन्फ्रेंस या आर्टिकल में पब्लिश करवाएं। तो आपको अलहदा से रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपने पहले से रिसर्च की होगी, जो कि आपने करनी है मास्टर थीसिस के लिए, उसको आप रीयूज़ करेंगे और उसका पेपर पब्लिश करवा लेंगे, तो वो आपकी सपोर्ट में चला जाएगा। तो थीसिस रिपोर्ट का उतना एडवांटेज नहीं है जितना फिर उसकी बेस पे जो आपने पेपर लिखा हुआ उसका एडवांटेज। तो सर कितने पेपर्स जो है वो मिनिमम पब्लिश होने चाहिए पीएचडी के लिए? इसकी मिनिमम या मैक्सिमम कोई ऐसा सच वैल्यू नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपने कोई भी पेपर ना लिखा हो, आपका एडमिशन हो जाए पीएचडी में। लेकिन ये तो ऐसी चीज़ है कि जितने ज़्यादा हो जाए उतने अच्छे हैं। इसका कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है। मैंने आज तक नहीं सुना कि पीएचडी के लिए वो कहें कि आपने पहले एक दो पेपर पब्लिश किए हों या नहीं किए हों। ऐसा चीज़ ये कंडीशन नहीं है। लेकिन वो देखते हैं कि इस इंसान का पहले से रिसर्च एक्सपीरियंस कैसा है, तो वो आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। बात चीज़ें होती हैं ना, वो तो उन्होंने डायरेक्ट एक्सप्लिसिट तरीके से मांगी होती हैं कि जब आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आप हमें सप्लाई करें। ये नॉर्मली वो नहीं मांगते, लेकिन आपने खुद से अपनी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए देनी होती है चीज़ें। तो सर अभी जैसे हमारे पास एक कमेंट था कि क्या ऐसे टर्म्स और कंडीशंस हो सकती हैं कि हमें फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो मिल सकती हो अब्रॉड में? तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं? टर्म्स एंड कंडीशन से क्या मुराद है? सर यहाँ पे हमारे पास एक कमेंट था, लेट मी जस्ट रीड आउट। ओके, वो कह रहे हैं कि हमारे मतलब अगर टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी कौन सी हो सकती हैं जिसके अकॉर्डिंग मैं किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में इजीली Let फुली me know फंडेड about जो। the terms and conditions to get funded scholarship for postgraduate level in abroad. Shortly tell us a good bright student how he could get scholarship for master program in any higher rank university. अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशंस बेसिकली अगेन रिक्वायरमेंट्स, प्री रिक्विजिट्स कि अगर आपने किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो कौन कौन से क्राइटेरिया के बेस पे आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो ये चीज़ हम पहले से डिस्क्राइब कर चुके हैं कि एक तो ये है कि आपके ग्रेड्स मैटर कर सकते हैं अगर आप यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप ले रहे हैं, और अगर किसी इदारे से ले रहे हैं तो बाज़ का तो वो ग्रेड्स पे इतनी तवज्जो नहीं देते। सबसे पहले तो जो मेन चीज़ है कि वो ग्रेड्स हैं। उसके बाद कुछ स्कॉलरशिप्स का जैसे मैंने पहले मेंशन किया है कि जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं है उस फील्ड का, तो वो चीज़ उसमें मैटर कर जाती है। और तीसरी चीज़ अगेन ये आपका रिसर्च एक्सपीरियंस भी उसमें काम आ सकता है, तो पब्लिकेशंस। तो इस तरीके से ये बताना कि इन जनरल टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाँ, ये बिकॉज हर कंट्री के हाँ, डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं और हर यूनिवर्सिटी की इवन टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट हो सकती है। हम्म, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने किस तरह से उसको लेकर चलना है और आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो और किस सब्जेक्ट के लिए या किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये ये आपको उसी जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर ही मिल जाएगा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं। बेस्ट तो यही है। जी सर। सो डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, प्रोबेबली नॉट। तो सर जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने स्टेट एजेंसीज के बारे में भी बात कर लिया, पाकिस्तान की फेडरल एजेंसीज के बारे में भी बात कर लिया। अब लास्ट में मैं आपसे ये एक चीज पूछना चाहूंगी कि हम लोग किस तरह से इसको आसान बना सकते हैं कि हमारा जो स्कॉलरशिप है मतलब हम लोग किस तरह से अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करें कि हम स्कॉलरशिप को जो है वो हासिल कर सकते हैं। ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए अच्छा और सर, यहाँ एक और चीज मेरे माइंड में ये सिर्फ ग्रेड्स जो है वो ही इम्पोर्टेंट होते हैं या आपकी जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज होती हैं वो भी उतना ही आपके ऊपर असरअंदाज कर रही होती हैं? तो वही मैं बात करने लगा था कि सबसे पहले तो ग्रेड्स आ गए,
उसके बाद आपकी जो है वर्क एक्सपीरियंस वो मैटर कर सकता है, जॉब एक्सपीरियंस मैटर कर सकता है। फिर आप किस किस्म की जॉब करते रहे हैं, उसमें आपका जो रोल है वो इफेक्ट हो सकता कर सकता है आपका चांस स्कॉलरशिप लेने का या नहीं लेने का। और साथ ही जिस तरह की से आपने मेंशन किया कि आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो उसका एज सच कोई डायरेक्ट रोल तो नहीं होता आपकी सिलेक्शन के अंदर, लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी के मतलब वो उनको बता सकता है कि इस बंदे ने लेट्स से बहुत अच्छे ग्रेड भी लिए हैं, लेकिन इसके साथ-साथ ये फलाँ-फलाँ काम भी करता रहा है। तो आपकी जो हॉबीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आप रोल प्ले कर सकती हैं माइनर सा असेसमेंट के अंदर। लेकिन मेन फैक्टर्स तो जो नॉर्मली होते हैं कि आपकी पहले एजुकेशन क्या है, किस फील्ड के लिए है, और जिस एजुकेशन के लिए आप जा रहे हैं उसका और इसका ताल्लुक क्या है, कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और उनको क्या लगता है कि आप जब इस पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे उस प्रोग्राम में आके, तो कितने अच्छे तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें वो देखते हैं, ग्रेड्स के अलावा और जॉब एक्सपीरियंस के अलावा, वर्क एक्सपीरियंस के अलावा और अपने रोल के अलावा। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि अगर यहाँ पढ़ाई में थोड़ा सा गैप आता है किसी का, तो हुँ। उसके बाद भी अगर वो ज्वाइन करता है तो वो क्वेश्चन भी उनसे पूछा जा सकता है ना कि आपका गैप क्यों आया। तो इससे क्या ये पहले फर्क इससे पहले डालता है? कि वो क्वेश्चन पूछें, आपको अपनी जो कवर लेटर है उसके अंदर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो उस गैप के अंदर आप क्या कर रहे थे। उसको अगेन आप जेन्युइन तरीके से सही तरीके से एक्सप्लेन कर दें कि मैंने ब्रेक ले ली थी पढ़ाई से, जो भी आपकी रीज़न है, आपको उसको उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दें जेन्युइन तरीके से। आपको कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बजाय इसके कि वो खुद सोचें कि यार इतने इस ईयर से लेके इस ईयर तक ये इंसान क्या कर रहा था। ओके। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास। आई वांट टू डू एमफिल मैथमेटिक्स इन चाइना, व्हाट शुड आई डू? Many offices are open, offering the guarantee of scholarships and take some money, maybe 1 lakh. तो इसके हुँ। बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, तो चाइना के ऊपर मेरे पास बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं रेफ़र करूँगा अगेन हमारे ये चैनल के ऊपर एक वीडियो मौजूद है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ चाइना से मुतल्लिक है। तो उसमें हमने एक लड़की को इनवाइट किया था जो कि इसी तरीके से स्कॉलरशिप लेके उसने चाइना से एमफिल किया था। तो अब्दुल मजीद साहब आप हमारे चैनल पे जाएँ और वो जाके वीडियो देख लें, तो उम्मीद है आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना टाइम देने का और हमारे हर सवाल के जवाब का और हमें इतना गाइड करने का कि हम किस तरह से आगे अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं और किस तरह से एडमिशन और स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे साथ रहने का, हमें देखने का और हमें सुनने का और अप्रिशिएट करने का। और इंशाल्लाह हम फिर किसी और शो में आपके साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।